हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइटोजेनेटिक मेथड की, जो कि आपके सिलेबस की यूनिट 9.1 का पार्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक को। साइटोजेनेटिक मेथड। साइटोजेनेटिक्स होती है एक जेनेटिक्स की ब्रांच जिसमें हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं और क्रोमोसोम्स किस तरह से सेल के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं वो हमें इस क्रोमोसोम की स्टडी से पता चलता है। इसके कुछ टेक्निक्स होती हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को जानने की। तो वो होती हैं, पहले तो कैरियोटाइपिंग। इसमें हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर स्टेज पे क्रोमोसोम का डिवाइड करवाते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज पे उसके डिवीजन को रोक देते हैं, जो कि मेटाफेज होती है। क्योंकि मेटाफेज जो सेल डिवीजन की एक स्टेज है, इस मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम अपनी सबसे ज्यादा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में होता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई थ्रेड है, जैसे कि डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो वो थ्रेड अगर आपके पास सिंपली एक सीधे थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो आपको उसको स्टडी करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपका वो थ्रेड बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में है, एक साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, एक गुच्छा बना हुआ है, तो अब ये कंपैरेटिवली बिगर स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि ये थ्रेड सिंपल फॉर्म में हमारे पास इतने बिगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, ये अपनी कंडेंस्ड स्टेज में इतना वाइड हो जाता है, इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है कि इसको स्टडी करना इजी हो जाता है। इसलिए मेटाफेज स्टेज में इसका डिवीजन, सेल का डिवीजन रोक लिया जाता है, ताकि यहाँ पर मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को प्रॉपरली स्टडी किया जा सके। इसके अलावा सेकंड मेथड है जी बैंडेड क्रोमोसोम। इसमें एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर उसको बैंड के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। किसी भी क्रोमोसोम के प्रॉपर एक बैंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम के जो रिक्वायर्ड बैंड है वो ये है, और अगर कुछ डिफॉर्मिटी आ गई तो उसकी स्ट्रक्चर में, उसके बैंड की स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इस क्रोमोसोम की स्टडी के टाइम एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेन यूज किया जाता है या डाई यूज किया जाता है, ताकि ये बेंडिंग के पैटर्न को एनालाइज किया जा सके। अगर बेंडिंग का पैटर्न नॉर्मल जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से एक्सपेक्टेड है, उससे डिफरेंट पाया जाता है, तो यहाँ पर यह पता चलता है कि उस सेल के स्ट्रक्चर में किसी ना किसी तरह की डिफॉर्मिटी है, कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी है। तो इससे हम किसी ना किसी तरह की अबनॉर्मेलिटी को पता लगा सकते हैं। थर्ड इसका मेथड होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। जैसे कि एक ये बैक्टीरिया का सेल है, इकोलाई बैक्टीरिया है। यहाँ पे प्लाज्मिड एक सेल के, एक तो डीएनए, सिर्फ एक बैक्टीरिया का खुद का एक डीएनए होगा। एक सेल के बाहर जो उसका डीएनए प्रेजेंट होता है उसको प्लाज्मिड बोला जाता है। तो इस प्लाज्मिड को रिप्लेस करके जिसकी स्टडी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ह्यूमन बीइंग की स्टडी करनी है, तो ह्यूमन का डीएनए इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर इसको आगे स्टडी किया जाता है। यहाँ पर ये खुद का उसका डीएनए हो गया, उस बैक्टीरिया इकोलाई का खुद का डीएनए हो गया, और जो हमें डीएनए स्टडी करना है वो सपोज ये हो गया, जो डीएनए टू बी स्टडीड प्लास्टिड की जगह जो हमने एंटर करा है वो हो गया। तो इसको एनालाइज किया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर को, इसके सेल डिवीजन को, इसका सेल डिवीजन सही तरह से हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का यूज करके भी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, उसकी परफॉर्मेंस, इन सब चीजों को एनालाइज किया जा सकता है। फिर इसके मेथड्स एंड टाइप्स की बात करें तो इसको अलग अलग मेथड से क्रोमोसोम्स को स्टडी किया जा सकता है। जैसे एक सेल हमारे पास प्रेजेंट है, उस सेल को फर्दर उसके बाहर एक पैराफिन की कोटिंग लगा दी जाती है। अब जब वो पैराफिन से कोटेड हो जाता है तो उस सेल को एक सेक्शंस में डिवाइड कर लिया जाता है, और डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो अलग अलग पीसेस या अलग अलग सेक्शंस बचते हैं उनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करा जाता है, ताकि हम ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को या क्रोमोसोम का जो प्रोसेस चल रहा है, ग्रोथ चल रही है, मूवमेंट चल रहा है, उसको पता लगा सकें। सेकेंड मेथड होता है कि पूरे के पूरे सेल को, अब ये तो प्रीवियस पहले यूज होने वाला क्लासिक मेथड है, ओल्ड मेथड है। आज के टाइम पे पूरे के पूरे सेल को सीधा ही हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसको स्टडी कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ डाई को यूज कर लिया, जो कलर देगी, कलर स्ट्रक्चर देगी, बैंड्स की कलरिंग, बैंड का जो डिफरेंशिएशन है वो बता पाएगी। बैंड टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा कि कोई तो लाइट बैंड है, कोई अल्टरनेटिवली डार्क बैंड है। तो इस तरह से हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी एक सेल में जिसकी भी हम स्टडी करने वाले हैं या जिस पार्ट ऑफ द सेल की हम स्टडी करने वाले हैं, वहां पे हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर एग्जांपल C14, कार्बन 14 को प्लेस कर दिया। फिर इसकी फर्दर रिएक्शंस करवाई और इन रिएक्शंस को एनालाइज करा कि उन रिएक्शंस के साथ किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सेल में। अगर नॉर्मल सेल में जैसी रिएक्शंस एक्सपेक्टेड हैं
वैसी ही रिएक्शंस आ रही हैं तो वो सेल नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, लेकिन अगर कुछ अबनॉर्मेलिटी होगी तो वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा। इस तरह से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करके भी हम सेल की फंक्शनिंग का पता लगा सकते हैं, उसमें कोई भी अबनॉर्मेलिटी हो तो उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसमें हम एक सेल लेते हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बॉडी से निकालते हैं, एक हमारे पास टिश्यू कल्चर की प्लेट होती है, उसमें हम आर्टिफिशियली इस सेल का डिवीजन इंश्योर कराते हैं ताकि वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स में बन सके। और हमें पता है कि मल्टीपल सेल्स के ग्रुप को फर्दर बोला जाता है टिश्यू, तो इस टेक्निक को बोला जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसमें फिर अब सेल को सीधे से डिस्कस स्टडी ना करके इस पूरे के पूरे टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है। अब क्योंकि ये सेल के कंपैरिजन में एक लार्जर स्ट्रक्चर है और ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ही है, एक सेल जो हमने बॉडी से निकाला था जिसको स्टडी करना था उसी का डुप्लीकेशन हुआ है, तो सिमिलर सेल्स ही रीग्रो हुए हैं। तो फिर इसमें सिमिलर सेल्स रीग्रो होने की वजह से ये लार्जर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको स्टडी करना ईजी हो जाता है। और क्योंकि बिल्कुल ये सेम है, एक दूसरे से आइडेंटिकल है, इसलिए कोई इश्यू भी नहीं रहता कि डिफरेंट होने की वजह से हमारी कई बार स्टडीज में डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट क्योंकि ये एक ही सेल के डिवीजन से बने हैं इसलिए स्टडीज में कोई डिफरेंस नहीं आता। फिर इसके यूजेस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहा है कि ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज और डिजीजेस का पता लगाने में हेल्प करते हैं हमारे, कि जैसे अगर बैंड की स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस हमें दिख रहा है नॉर्मली जैसा एक्सपेक्टेड था, उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे अबनॉर्मलिटीज होगी या हमारे पास डिजीज की कंडीशन होगी उस सेल में। जैसे कि एग्जाम्पल आता है डाउन सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स। तो इस तरह की क्रोमोसोमल वेरिएशंस की वजह से इस तरह की डिजीजेस किसी भी ह्यूमन बीइंग में होती हैं। ये साइटोजेनिक मेथड से स्टडी करी जा सकती हैं। इसके अलावा और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमें अप्रोक्सीमेशन देता है कि इंसिडेंस का अप्रोक्सीमेशन, क्लिनिकल फीचर्स, हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, हमें उस पर्टिकुलर डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है क्योंकि हम इससे उस डिजीज के सिम्टम्स का पता लगा सकते हैं। जेनेटिक लेवल पे उस डिजीज की वजह से किस टाइप के चेंजेस आए उसका पता लगा सकते हैं, तो उन चेंजेस को इंश्योर ना कर पाए, उन चेंजेस को हम वापस से चेंज कर पाए अपने अकॉर्डिंग, तो इस तरह से हम इस डिजीज का क्योर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसको यूटिलाइज करा जाता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप के अंडर। इसमें भी एक सेल को एक इंडिविजुअल से बाहर निकाला, उसको इंड्यूस करा कि वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में डिवाइड हो सके और उसकी डिवीजन को मेटाफेज स्टेज पे रोक दिया। मेटाफेज स्टेज पे रोकने का पर्पस ये था कि मेटाफेज स्टेज में मोस्ट कंडेंस्ड होता है, तो मोस्ट कंडेंस्ड स्टेज में हमें स्टडी करना इजी हो जाता है। फिर क्रोमोसोम के ऊपर कुछ पर्टिकुलर टाइप के स्टेन लगा दिए जाते हैं, कोई डाई लगा दी जाती है, कोई स्टेन लगा दिया जाता है ताकि हम उस कलर स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा, यहाँ पे जो बैंडिंग होगी वो कलर्ड होगी, उसको हम माइक्रोस्कोप में इजीली एनालाइज करें उसके कलर स्ट्रक्चर की वजह से। और यहाँ पे इसको जो बैंड्स बनते हैं उसको बोला जाता है बैंडिंग पैटर्न। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेटाफेज स्टेज में क्यों रोका जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो वही हमें डिजीज का पता लगाने में हेल्प करते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। मेडिसिन डेवलप करने में हेल्प करता है क्योंकि हमें सिम्टम्स पता लगे, हमें कॉजेज पता लगे, तो हम इन पर्टिकुलर सिम्टम्स की, इन पर्टिकुलर डिजीजेस की मेडिसिन पता लगा सकते हैं। टेक्सोनॉमी से यहाँ पर मतलब है कि जो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में प्राइमेट्स, मंकीज वगैरह जो हो गए, और उनसे ह्यूमन बीइंग का जो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आया इसको डिफरेंशिएट करा जाता है, इससे कंपेयर करा जाता है सो दैट इवोल्यूशन का पैटर्न पता लगाया जा सके कि इवोल्यूशन किस तरह से हुआ होगा, जिसके साथ हमारी ज्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है ह्यूमन बीइंग की, या दो ऑर्गेनिजम्स की, जिन दो ऑर्गेनिजम्स की आपस में ज्यादा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी पाई जाती है वो आपस में ज्यादा लिंक्ड होंगे इन कंपेरिजन टू जिनके पास कम सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो ये था हमारा इस वीडियो का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें और अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।